हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग ग्रोथ और हमारा इनफॉर्मलाइजेशन, हमारा जो सेक्टर है, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे से समझा। अब हम लोग यहाँ पे ग्रोथ पार्ट को भी जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट से ही जो रिलेटेड है। अब ग्रोथ क्या होता है, तो देखो किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी देश की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स हम जब पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या है। अगर मैं एक इंसान के जीवन काल की बात करूं, जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उसका क्या पर्पस है, उसका भी तो लाइफ में ग्रोथ करना ही उसका अपना एक पर्पस होता है। एक इंसान है, वो पैसा कमाता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चों की एजुकेशन पे पैसा लगाता है, फिर वो उन बच्चों की ग्रोथ के लिए जिंदगी भर काम करता है, साथ ही साथ अपनी इनकम को जनरेट करता है बच्चों के लिए, फिर बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे कमाते हैं, फिर उनकी शादी होती है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ ही तो है लाइफ की। इंसान अपनी लाइफ में कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर इंसान 25 साल का है तो वो जॉब लगता है, फिर 30 साल की उम्र में शादी करता है, फिर 35, 36, 40 साल की उम्र तक वो सेविंग्स करता है, बच्चों के लिए पैसा कमाता है, 50 में जाके एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी आ जाती है, 60 में आके रिटायर होता है, तो वो उसकी ग्रोथ का पूरा फेज होता है। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी कंट्री के कंटेक्स्ट में, आप कंट्री के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फिर हम वहां पे सारे लोगों की बात करेंगे, यानी कि उस देश के हर एक नागरिक के लिए। तो क्या उस देश का जो ग्रोथ है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अब यहाँ पे आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ग्रोथ के कंटेक्स्ट में जब हम जानेंगे तो यहाँ पे हम लोग दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है ग्रोथ। कि देश के अंदर जब ग्रोथ हो रहा है तो क्या उसके चलते हुए एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि रोजगार ही तो एक ऐसी समस्या है ना जो हर इंसान को मिलनी चाहिए। अगर इंसान को एक स्टेबल यानी कि कह लो कि आप उसकी सेटिस्फैक्टरी सैलरी जिसमें उसके खर्चे निकल जाए, एटलीस्ट उतने रोजगार की सैलरी वाली नौकरी उसको मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए हर इंसान को देश में, तो ग्रोथ इजीली हो सकती है। लेकिन हमारे देश की समस्या क्या है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। हमारे यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम जो है सदियों से चली आ रही है, आज भी चल रही है, आने वाले समय तक भी शायद चलेगी ही, कि जो समस्याएं हैं यहाँ पे। तो ग्रोथ कैसे होगी, तो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड और आता है, वो है हमारा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है वो मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ एक बार इंडियन इकोनॉमी में। तो देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे देश में कितने उत्पाद पैदा हो रहे हैं, चाहे फिर वो गुड्स हो और सर्विसेज हो। ठीक है, तो जितने भी उत्पाद पैदा हो रहे हैं वही हमारी इनकम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, महीने में वो करीब 100 बिस्किट बना लेती है। ठीक है, और हर एक बिस्किट की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो 1000 रुपए की वैल्यू के उसने बिस्कुट बना लिए, तो उस फैक्ट्री की जीडीपी जो है वो 1000 रुपए हो गई। ठीक है, यानी कि उस 1000 रुपए उसकी इनकम जनरेट हो गई। अब वो 100 बिस्किट्स को मार्केट में बेचेगा और 1000 रुपए कमा लिए उसने। ठीक है ना, उस फैक्ट्री ने, तो वो 1000 रुपए उसकी नेशनल इनकम भी कह सकते हो, और जीडीपी। तो जीडीपी इक्वल्स टू नेशनल इनकम होती है हमेशा। यानी कि हमारे देश की जीडीपी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स का जो मोनेटाइजेशन टर्म होता है, ठीक है, यानी कि जो उसकी पैसे की कीमत है, और वही हमारे देश की इनकम होती है। ठीक है, उसी इनकम से फिर टैक्स निकलता है जो लोगों में बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है। तो इसलिए जीडीपी जो होती है वो हमारे देश की इनकम होती है, नेशनल इनकम हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर जीएनपी आएगा जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में जीएनपी और जीडीपी काफी अच्छे से बताया था एक अपनी वीडियो में। ठीक है ना, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि फिर इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह सब जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो जीडीपी है, जीडीपी जो बढ़ रही है वही हमारे देश की ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, पर क्या वो ग्रोथ सफिशिएंट है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से क्या हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में हम समझेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो अभी जैसे मैंने बात करी, तो डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर्स होते हैं, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दो इंडिकेटर्स होते हैं हमारी ग्रोथ के, कि रोजगार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और जीडीपी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आज क्या है हमारे देश में, जीडीपी तो अच्छी खासी बढ़ रही है। इंडिया जो है 5वें या 6ठे नंबर पे आता है हाईएस्ट जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में हमारा देश आज भी काफी ज्यादा पीछे है। हमारे देश में आज भी जो है बेरोजगारी का स्तर वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेगा हम लोग। So the planned development over nearly 70 years aimed at expanding the economy through increased national output and employment। तो भाई आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था,
तब इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया था, इकोनॉमी में क्या टारगेट रखा गया था, ये टारगेट रखा गया था कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, ठीक है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। यही टारगेट हम लोग लेके चले थे। लेकिन क्या इसका इम्प्लीकेशन हुआ, क्या क्या चीजें देखने को मिली हमें, ठीक है। तो अब हम इस पे अगर आए तो हम अपने जैसे कि जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट 1950 से 2010 में कैसी रही, तो हम लोग जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को पढ़ रहे हैं ना, तो जीडीपी कैसी रही और एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा, उस पूरे टाइम पीरियड को समझेंगे। तो डेटा है 1950, क्योंकि 1950 से हमारा प्लानिंग कमीशन बना था, 1950 से 2010 का ये डेटा है। जीडीपी जो है वो ज्यादा बढ़ी, पॉजिटिवली हायर रेट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ा। हमारे देश में जीडीपी तो बड़ी अच्छी खासी, जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री, अब एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, मार्केट में डिमांड है बिस्किट की मैक्सिमम, तो वो 100 200 फिर 1000 फिर 10,000, तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है उस फैक्ट्री की। लेकिन क्या वो फैक्ट्री उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है? क्योंकि क्या होता है ना कि फिर अब यहाँ पे ये चीजें आ जाती हैं कि काफी सारे फैक्टर्स वेरी कर जाते हैं। अब मान लो अगर जब 100 बिस्किट बन रहे थे पैकेट, तो उसमें क्या हो रहा था कि लेबर की रिक्वायरमेंट थी। अब 100 की जगह वो 1000 बिस्किट जनरेट कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, मशीनरीज का इंप्लीमेंटेशन हो जाता है कि भाई मशीन लिया, इंसानों को हटा दो, तो रोजगार घट जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कभी कभार कि जो हमारे देश की जीडीपी तो अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है उतने लेवल पे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है 2%, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 2% ही बढ़ता हुआ दिख रहा है काफी समय से। फिर अगला आता है हमारा 1990 डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट बट जीडीपी स्टिल इंक्रीजिंग। तो 1990 याद करो, हम लोगों ने रिफॉर्म पढ़ा था, जीडीपी उस दौरान अपने हिसाब से चल रही थी ठीक ठाक, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का डाउनफॉल ही चल रहा था। और ये जो कंडीशन होती है इकोनॉमिक्स में, जो फिनोमिना होता है जिसमें जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ रहा है, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ कंट्री की हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जॉबलेस है वो क्योंकि इसमें रोजगार डेवलप नहीं हो रहा है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है और उसमें लेकिन जॉब नहीं क्रिएट हो रही इस प्रोडक्शन की वजह से, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। वो इकोनॉमी एक हेल्दी इकोनॉमी नहीं कहला सकती, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी रोजगार डेवलप हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये जरूरी है कि उसके अंदर रोजगार भी पैदा होना जरूरी है, तभी वो एक हेल्दी इकोनॉमी कह सकती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स इन सेक्टर्स, तो हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर्स को पढ़ा था, तो उसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिले थे। तो वही डेटा है 1972 से 73 का प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में 74% लोगों का कंट्रीब्यूशन था। टाइम आता है 2011 से 2012 का, उस पर 50% हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हो जाता है, जैसे मैं बताया था ना, शिफ्ट हो जाते हैं लोग। तो वो हुआ कि 11% से 24% सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिला और सर्विस सेक्टर में 15% से 27% देखने को मिला। तो ये क्या था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग शिफ्ट होके बाकी सेक्टर्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्यों अब ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, देखो प्रोडक्शन तो हो रही है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इंसान इसलिए उसमें इंडल्ज ही नहीं होना चाहता है। हमारे देश का कोई भी सेक्टर हुआ, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, हर एक सेक्टर में इंसान का इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए कि ये सेक्टर से भी हम लोग कमा सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि लोग काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसमें मजबूरी में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, उनको वो काम ही नहीं पसंद है क्योंकि रोजगार अपॉर्चुनिटीज नहीं, क्योंकि हर एक काम में उनको अपना मेहनती करने को वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। किसान हल चलाना क्यों पसंद करेगा गर्मी जैसी धूप में, ठीक है, क्यों, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। हर कोई चाहेगा कि एसी के कमरे में बैठ के आराम से काम किया जाए, नौकरी करी जाए, ठीक है। फैक्ट्री में कौन आदमी काम करना चाहेगा, तो वो सारे फैक्टर्स वेरी करने लगे हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंजेस 1972 से 2018 का डेटा है। तो ये डेटा बेस है, इसमें कोई ऐसा फैक्ट मतलब अलग से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा बेस फैक्ट है। तो शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क, तो ये 1972 से 2018 यानी कि भी कुछ साल पहले का ही डेटा है। ये बता रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग थे, या फिर मैं बात करूं जो सैलरीड लोग थे, वो लोग कहां पे शिफ्ट होते थे, कैजुअल लेबर शिफ्ट में। तो आप देखो 2018 के आसपास का डेटा है। तो याद करो 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था। डिमोनेटाइजेशन आने की वजह से, नोटबंदी आने की वजह से क्या हुआ था, काफी सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, काफी सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी। रियल एस्टेट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, तो जिसके चलते हुए लोग कैजुअल लेबर यानी कि छोटी मोटी नौकरी की तलाश में जो कुछ सैलरीज के बेस पे काम करने लगे थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ा था हमारे देश की इकोनॉमी पे, ठीक है ना।
तो वही बताना चाह रहा है। और उसके अलावा 2011 से 18 में स्टैग्नेशन देखने को मिला था और 17 से 18 में एक मॉडरेट राइज देखने को मिला था सैलरीड एम्प्लॉइज को। तो सैलरीड एम्प्लॉइज, कैजुअल वेज लेबर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, पाई चार्ट में मैंने बताया था। तो जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे वो कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा बहुत 17 से 18 में देखने को मिला था राइज। उसके बाद 2020 में फिर हमारा कोविड आ जाता है तो और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी को एक अच्छी खासी मार हम लोगों ने देखी 2016 में डिमोनेटाइजेशन से और 2020 में कोविड की वजह से, ठीक है। तो वो एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर लेकर आया था, ठीक है ना। लेकिन जीडीपी में कोई गिरावट ज्यादा नहीं देखने को मिली, क्योंकि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जीडीपी डिपेंड करती है हमारे देश की डिमांड पर। तो डिमांड तो हो रही है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जो मुद्दा है, जो समस्या है हमारे देश की, जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी शायद रहेगी, वो है हमारे देश का रोजगार, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जो हर इंसान को नहीं मिल पा रहा है। चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे कोई मैरिड पर्सन हो, हर इंसान रोजगार से परेशान है। ऊपर से महंगाई की मार, ऐसी चीज़ों में जो सैलरी मिल रही है उसमें भी लोगों को सेटिस्फैक्ट्री उनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं। तो ये हमारे देश की इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने कुछ डेटा फैक्ट्स के बारे में बात करी थी। डेटा फैक्ट्स ही था सारा, और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई। तो आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का मेरा काम। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई डाउट है, और मैक्सिमम लोगों तक प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।